गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यह टॉपिक शुरू किया था। तो आज के लेक्चर में हम रेस्ट जो पार्ट बाकी है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में उसे देखेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट से। दोस्तों, हमें पता है कि हार्ट जो होता है वो अपने रिदम खुद प्रोड्यूस करता है, मतलब हार्ट कैन जनरेट इट्स ओन रिदम। हार्ट की जो मसल होती है, मतलब कार्डियक मसल, विच इज़ कैपेबल ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मतलब हार्ट के अंदर जो कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बीट की डेफिनेशन या कार्डियक साइकिल क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। उसकी डेफिनेशन को हम देखेंगे। द सीक्वेंस ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज सिस्टोल, एंड रिलैक्सेशन, दैट इज डायस्टोल, ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल। तो एक सीक्वेंस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हार्ट का होता है, उसे ही हम बीट कहते हैं या फिर उसे कार्डियक साइकिल कहा जाता है। दोस्तों, ये जो हार्ट बीट होती है वो वेरी करती है बिटवीन 60 टू 80 पर मिनट। और नॉर्मल इंडिविजुअल में अगर एवरेज निकाल के हम देखेंगे तो वो नॉर्मली आती है 72 पर मिनट। ठीक है, तो नॉर्मल हार्ट बीट रहेगी 72 पर मिनट। दोस्तों, हार्ट बीट को हम फील भी कर सकते हैं, मतलब उसे हाथ लगा के हम महसूस कर सकते हैं। दिस हार्ट बीट कैन बी फेल्ड एज अ पल्स इन सुपरफिशियल आर्टरी लाइक रिस्ट, टेम्पोरल रीजन एक्सेट्रा। मतलब सुपरफिशियल जो आर्टरी प्रेजेंट रहती है रिस्ट पे, उस पर हाथ रख के हम उस पल्स को फील कर सकते हैं, या फिर टेम्पोरल रीजन में जो आर्टरी है उसे भी फील करके हम पल्स को जान सकते हैं। ह्यूमन हार्ट जो रहता है उसे मायोजेनिक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इम्पल्सेस जो होते हैं वो कंडक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड मसल प्लेक्ससेस। उसे हम नोड्स कहते हैं, जैसे कि एस ए नोड, ए वी नोड। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है कि हार्ट जो होता है वो कार्डियक मसल से बना हुआ होता है और उसके अंदर एक कैपेसिटी रहती है कि वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन उत्पन्न करता है। उसके बाद हमने देखा कि सीक्वेंस ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज बीट। मतलब बीट की डेफिनेशन देखी हमने। फिर हमने नॉर्मल जो बीट रहती है वो 72 पर मिनट रहती है। उसके बाद हमने ये समझा कि ये जो बीट रहते हैं उसे हम फील भी कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे भी सुपरफिशियल आर्टरी प्रेजेंट होती है वहाँ पे, फॉर एग्जांपल रिस्ट पे हम देख सकते हैं या टेम्पोरल रीजन पे हम बीट महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारा जो हार्ट होता है ह्यूमंस में या मैन में जो हार्ट होता है उसे मायोजेनिक कहा जाता है बिकॉज impulses conducted by the modified muscle plexuses called as node। तो इम्पल्स उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है कुछ मॉडिफाइड मसल प्लेक्सस में, उसे नोड कहते हैं, जैसे कि एस ए नोड है, ए वी नोड है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज कंडक्टिंग सिस्टम होती है हार्ट के अंदर, उसे हम एक बार फिर से देखेंगे। ये थोड़ा रिपीटेशन है। जैसे कि एस ए नोड, उसे हम पेसमेकर कहते हैं, वो मेंटेन्स रिदम, मतलब रिदम को मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा रहता है ए वी नोड, इट कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल। मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल तक रिदम या इम्पल्स कैरी करने का काम एवी नोड के द्वारा किया जाता है। बंडल ऑफ हीज, ये एक स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स होते हैं, परकिंजे फाइबर्स, वो इम्पल्स को कंडक्ट करने का काम करते हैं इन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो स्पेशल कंडक्शन सिस्टम होती है हार्ट के अंदर प्रेजेंट उसके बारे में समझा। एस ए नोड, ए वी नोड और बंडल ऑफ हीज, इन्हें हमें याद रखना होता है। दोस्तों, अब हम आगे कार्डियक साइकिल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कार्डियक साइकिल को ही हम हार्ट बीट कहते हैं। और दोस्तों, हमें पता है हार्ट बीट की डेफिनेशन हमने देखी थी कि द सीक्वेंस ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज सिस्टोल, फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, दैट इज डायस्टोल ऑफ हार्ट, इज कॉल्ड एज हार्ट बीट। हमें पता है कि हार्ट बीट्स ऑटोमेटिकली, मतलब हार्ट को पंप होने के लिए या उसके अंदर इम्पल्स जनरेट करने के लिए किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा हार्ट जो होता है वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो सकता है। तो ये जो बीटिंग की प्रोसेस होती है या हार्ट बीट जो होती है उसे ही हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। उस इन ईच बीट एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विच कॉजेस प्रेशर चेंज। दोस्तों, हमें पता है जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या रिलैक्स होते हैं उस वक्त वहाँ पे कुछ प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर चेंज होता रहता है। और ब्लड कहाँ पे फ्लो होगा, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पे प्रेशर कम है उस डायरेक्शन में ब्लड
फ्लो होता है, मतलब ब्लड फ्लोज फ्रॉम द एट्रिया ऑफ हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, मतलब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक ब्लड मूव होता है, मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल में मूव होता है। फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज सिस्टोल। हमने पीछे भी देखा कॉन्ट्रैक्शन की जो फेज होती है उसे हम सिस्टोल कहते हैं, और फेज ऑफ रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज डायस्टोल। तो दोस्तों ये जो हमारा कार्डियक साइकिल होता है उसके अंदर कौन सी फेजेस होती है उसको अब हम एक एक करके देखेंगे कि एक्चुअली क्या क्या इवेंट्स हैपन होते हैं इन बिटवीन अ बीट। एट द एंड ऑफ द हार्ट बीट वेंट्रिकल स्टार्ट टू रिलैक्स और प्रोटोडायस्टोल। जैसे ही दोस्तों हार्ट बीट एंड होती है वैसे हमारे तुरंत वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसे ही हम प्रोटोडायस्टोल कहते हैं। सेकंड पॉइंट रहेगा नाउ वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम डज नॉट चेंज। तो उस वक्त हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, उस वक्त जो वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम होता है वो अनचेंज रहता है, मतलब उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता है, और उस वक्त हमारे सेमिनोलर वाल्व और एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व वो क्लोज रहते हैं। इस फेज को हम आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन कहते हैं। दोस्तों आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन के बाद जब वेंट्रिकुलर प्रेशर धीरे धीरे ड्रॉप्स होना शुरू हो जाता है और एट्रियल प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, उस वक्त क्या होता है उसके बारे में अब हम देखेंगे। व्हेन वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्रॉप्स बिलो एट्रियल प्रेशर, तो उस वक्त एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स ओपन एंड रैपिड फिलिंग फेज ऑकर्स। मतलब जब वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो जाता है एज कंपेयर टू एट्रियल प्रेशर, उस वक्त एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स ओपन हो जाते हैं और उसी वक्त रैपिड फिलिंग फेज ऑकर हो जाती है। उसमें नियरली अबाउट 2/3 ब्लड पासेस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है। तो रैपिड फिलिंग फेज के बाद जैसे कि हमने देखा कि रैपिड फिलिंग फेज में 2/3 ब्लड पास हो जाता है, कहाँ से, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में। उसके बाद जो 1/3 बाकी है वो भी भेजा जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर डायस्टोलिक फेज के अंदर। तो ये डायस्टोल के तुरंत बाद फायरिंग ऑफ एसओ नोड रिजल्ट इन एट्रियल डिपोलराइजेशन और एट्रियल सिस्टोल ऑकर्स इन लास्ट 1/3 ऑफ द वेंट्रिकुलर फिलिंग। जैसे ही दोस्तों ये लास्ट 1/3 फिलिंग होना शुरू हो जाता है तो उसी वक्त एट्रियल सिस्टोल ऑकर हो जाता है, और एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है उस वक्त 20 to 30% टोटल ब्लड वॉल्यूम वेंट्रिकल्स के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक दोस्तों, जैसे ही एट्रियल सिस्टोल खत्म होगा, इम्पल्स जो रहेगा ऐसे नोड से ये पास होता है आगे एवी नोड तक और वेंट्रिकल के अंदर। तो उसे फिर से पढ़ेंगे। एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल द इम्पल्स फ्रॉम एसे नोड हैज़ पास थ्रू एवी नोड एंड इनटू वेंट्रिकल्स। उस वक्त डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है, और वो अगर ईसीजी पे देखें तो वहाँ पे ईसीजी में हम उसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के स्वरूप में देख सकते हैं। दोस्तों इस फेज में हम ऐसे देख सकते हैं जो वेंट्रिकल्स रहते हैं दे गेट फिल्ड विद ब्लड। वेंट्रिकल्स ब्लड से फिल्ड हो जाएंगे क्या, क्योंकि वहाँ पे एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। उसके बाद वेंट्रिकल्स फिल्स हो जाते हैं और एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व और सेमिनुलर वाल्व ये क्लोज रहते हैं। ये जो फेज रहती है उसे ही हम आइसोवॉल्यूमिक या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों हमने देखा कि जब एट्रियल सिस्टोल होता है उस वक्त वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो ब्लड से फिल हो जाते हैं, और साथ में ही वहाँ हमने देखा कि वहाँ पे डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है। मतलब डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल हुआ तो उस वक्त वहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो उसे हम आगे देखेंगे। एज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूस प्रेशर इनसाइड द चेम्बर राइजेस। अगर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रहा तो उस वक्त वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है। When the pressure of right and left ventricles rises up to 80 and 120 mm of Hg respectively, rapid ejection phase occurs। दोस्तों जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रहेगा और वो प्रेशर बढ़ते बढ़ते जब 80 एंड 120 mm ऑफ Hg आ जाएगा उस वक्त रैपिड इजेक्शन फेज ऑकर होती है। तो इस रैपिड इजेक्शन फेज के बाद फिर एक फेज होती है, उसे हम रिड्यूस इजेक्शन फेज कहते हैं। उसे हम पढ़ेंगे। अबव फेज इज फॉलोड बाय रिड्यूस इजेक्शन फेज विच इज़ द थर्ड एंड लास्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। दोस्तों हमने देखा कि एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की फेज होती है। दोस्तों हमने ये जो सारी फेजेस देखी, फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, ये इतने फास्ट होता है 0.8 सेकंड के भीतर ही ये सारी प्रोसेस हैपन होती है। ये बहुत फास्ट होती है, लेकिन हमने यहाँ पे 8 पॉइंट में उसे समझा, लेकिन ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। तो इसे हमें याद रखना है। दोस्तों कार्डियक साइकिल की फेजेस देखने के बाद हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने होते हैं, जैसे कि
ड्यूरिंग इजेक्शन वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम 130 ml टू 60 ml तक, मतलब वेंट्रिकुलर वॉल्यूम 130 से लेकर 60 ml तक रिड्यूस होता है। सेकंड जो पॉइंट हमें याद रखना है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो उसकी डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय अ वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच सिस्टोल, मतलब हर एक सिस्टोल में कितने अमाउंट ऑफ ब्लड को हार्ट इजेक्ट करता है, मतलब बाहर डालता है एओर्टा के अंदर या फिर पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर कितना ब्लड जाता है, उसे ही हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। वो रहता है 70 ml, ठीक है, ये 70 ml रहता है। और कार्डियक आउटपुट जो लास्ट हमें डेफिनेशन समझनी है वो है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल पर मिनट। तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल 1 मिनट के अंदर कितने वॉल्यूम या कितने अमाउंट ऑफ ब्लड को इजेक्ट करता है, उसे ही हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमने यहाँ पे देखा रहता है 70 ml इंटू 72, दैट इज हार्ट रेट इज इक्वल टू 504, और वो अप्रॉक्सीमेटली आता है 500 ml। तो दोस्तों कार्डियक आउटपुट हमें यहाँ पे याद रखना है कि रहता है 500 ml। दोस्तों यहाँ पे कुछ मुद्दे हैं जो कि कार्डियक आउटपुट से रिलेटेड है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। मतलब कार्डियक आउटपुट जो रहता है वो किन चीज़ों पे डिपेंड होता है उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले कार्डियक आउटपुट जो रहता है इट इज़ रेगुलेटेड बाय वेनस रिटर्न, मतलब कितने अमाउंट में वेनस रिटर्न हो रहा है ब्लड, उस पर कार्डियक आउटपुट डिपेंड होता है। फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हार्ट कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस पर भी कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंडीशन में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी हो जाती है तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्शन जो हार्ट का नॉर्मल तरीके से होता है वो नहीं होता है, उस वजह से वहाँ पे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता हुआ हमें दिखाई देता है। रेट ऑफ हार्ट बीट, अगर किन्हीं कारणों की वजह से हमारी हार्ट बीट वेरी होती है, जैसे कि टैकीकार्डिया ब्रैडीकार्डिया ऐसी कंडीशन रही, तो उस वक्त भी कार्डियक आउटपुट वेरी हो सकता है। और ब्लड प्रेशर पे भी कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी है कार्डियक रिजर्व के बारे में, उसे अगर हमें समझना है तो फॉर एग्जांपल समझो एक्स पर्सन है, वो बहुत रनिंग कर रहा है, उसके बाद वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसके बाद उसका कार्डियक आउटपुट देखेंगे। और वो ही व्यक्ति मतलब एक्स व्यक्ति अगर रेस्टिंग पोजीशन में है उस वक्त उसका कार्डियक आउटपुट कितना है, तो इन दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं तो उसे ही हम कार्डियक रिजर्व कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट ऑफ अ पर्सन कैन अचीव एंड द कार्डियक आउटपुट एट रेस्ट, मतलब एक ही पर्सन की मैक्सिमम जब वो वर्क करता है या मैक्सिमम उसका वर्किंग होती है, रनिंग होती है, एक्सरसाइज होती है, उस वक्त उसका कार्डियक आउटपुट क्या आता है, उससे हम डिवाइड करेंगे उसी व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट एट रेस्ट पोजीशन, उसे हम कार्डियक रिजर्व कहते हैं। दोस्तों हमने स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में देखा था कि स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच सिस्टोल, मतलब हर एक सिस्टोल में वेंट्रिकल कितनी अमाउंट ऑफ ब्लड को इजेक्ट करता है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम जो रहता है वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे, प्रीलोड, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड आफ्टर लोड। तो प्रीलोड मतलब द स्ट्रेच ऑफ द हार्ट बिफोर इट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले वो कितने स्ट्रेच होते हैं मतलब कितने एक्सपांड होते हैं, उस पर वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तो फोर्सफुलनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल फाइबर, मतलब मसल फाइबर जो है हार्ट के वो कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस पर भी वो डिपेंड करता है। और दोस्तों थर्ड पॉइंट है आफ्टर लोड। आफ्टर लोड मतलब वेंट्रिकल की तरफ से जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा जस्ट बिफोर इजेक्शन, उसे ही हम आफ्टर लोड कहते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ों पे डिपेंड होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, प्री लोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड आफ्टर लोड। दोस्तों आगे हम रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस तरह से हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करती है उसके बारे में देखेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दोस्तों हमने बहुत सारे रिसेप्टर्स के बारे में देखा था, उसके बारे में अब हम एक एक करके समझेंगे। जैसे कि अगर प्रोप्रियोसेप्टर से कुछ सिग्नल आ रहा है, जैसे कि हमारी कुछ पोजीशन चेंज हो गई या फिर हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन या कुछ मस्कुलर एक्टिविटी होती है, उस वक्त जो हार्ट रेट होंगे, कुछ कभी कभी हार्ट रेट बढ़ भी जाता है या कम भी हो जाता है। सेकंड जो सिग्नल आते हैं केमो रिसेप्टर से, मतलब कुछ केमिकल चेंजेस अगर ब्लड के अंदर हो रहे हैं, जैसे एसिडोसिस या अल्कोलोसिस जैसी कंडीशन, मतलब अगर CO2 का प्रमाण ब्लड में बढ़ रहा है तो एसिडोसिस की कंडीशन उत्पन्न होगी, या बाइकार्बोनेट्स का प्रमाण बढ़ रहा है तो अल्कोलोसिस जैसी कंडीशन होगी। तो इस कंडीशन में जो कार्डियक एक्टिविटी होती है वो डिप्रेस हो जाती है, तो उस वक्त वहाँ पे हार्ट रेट पे भी उसका असर आ जाता है।
सिग्नल्स फ्रॉम बैरो रिसेप्टर्स, मतलब प्रेशर रिसेप्टर से भी अगर कुछ सिग्नल आता है तो उस वक्त भी वहाँ पे जो हार्ट रेट है वो वेरी हो सकता है। जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर रहता है वो प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद। और ये जो ऊपर हमने जो सारे सिग्नल्स देखे, जैसे कि प्रोप्रियोसेप्टर्स, केमोरिसेप्टर्स, बैरोरिसेप्टर्स, ये सारों को भेज दिया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास। और उसके बाद उनसे आगे उस पे एक्ट होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गई अब वो सिग्नल से, तो उस वजह से वहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गई तो उस वक्त हार्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को बढ़ाती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। दोस्तों, हार्मोन्स का क्या इम्पैक्ट आता है हार्ट रेट पे, उसके बारे में हम देखेंगे। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल मेडुला इंक्रीजेस हार्ट रेट। मतलब ये जो दो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स है उनकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होता है। और ये दो हार्मोन जनरली हमें दिखाई देते हैं किस वक्त, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस में होते हैं या कुछ एक्साइटमेंट आ जाती है, उस वक्त एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन ये दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उस वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हार्मोन है थायराइड हार्मोन, उस वजह से भी हार्ट रेट इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई देता है। हाइपर थायरॉयडिज्म की कंडीशन में टैकिकार्डिया रहता है ड्यूरिंग स्लीप, ये हमें याद रखना है। कुछ हार्मोन्स और ऑटोनॉमिक नर्वस कंट्रोल के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हार्ट रेट इम्पैक्ट होता है या हार्ट रेट वेरी हो सकता है, जैसे कि एज, सेक्स, फिजिकल फिटनेस, बॉडी टेम्परेचर, इनकी वजह से भी हार्ट रेट में वेरिएशंस आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि न्यूबॉर्न बेबी जो रहते हैं उनका हार्ट रेट 120 पर मिनट इतना रहता है। उसी तरह से आगे वो बताते हैं कि फीमेल्स में हार्ट रेट ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू मेल। दोस्तों, जो फिजिकली फिट पर्सन्स होते हैं, मतलब जो अच्छी तरह से एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उनमें जनरली ब्रैडिकार्डिया जैसी कंडीशन देखी जाती है। उनका हार्ट रेट रहता है जनरली 60 पर मिनट। और जब किसी को फीवर आता है या बॉडी टेम्परेचर आता है उस वक्त हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। अब हम हार्ट साउंड्स के बारे में देखेंगे। हार्ट साउंड मतलब हार्ट के अंदर से जो आवाज़ आती है उसे हम हार्ट साउंड कहते हैं। जैसे कि हार्ट साउंड कैन बी हर्ड ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन विथ स्टेथोस्कोप। कोई व्यक्ति बीमार है उस वक्त डॉक्टर उस पेशेंट को ऑस्कल्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, और उस वक्त जो हार्ट से आवाज़ आती है उसे ही हम हार्ट साउंड कहते हैं। तो हमें जनरली फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड इजीली सुनाई देते हैं, तो उसके बारे में हम अब डिटेल में समझेंगे। उसकी एक डायग्राम बुक में दी है, उसे आप एक बार देख लो। तो दोस्तों, अब हम फर्स्ट हार्ट साउंड के बारे में थोड़ा समझेंगे। ये रहता है सॉफ्ट प्रोलॉन्ग्ड लो पिच और लब ऐसा आवाज़ आता है। और ये कब सुनाई देता है? जिस वक्त सडन क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स जब होते हैं तब ये सुनाई देता है। इसे अगर हमें अच्छी तरह से क्लियर सुनना है तो हम अपेक्स बीट पे उसे सुन सकते हैं। और ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स फोर्स ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड कंडीशन ऑफ मायोकार्डियम। तो ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन हमें इजीली बता सकता है। दोस्तों, सेकंड हार्ट साउंड के बारे में अब हम देखेंगे। ये शार्प रहता है, बहुत शॉर्ट एंड हाई पिच रहता है, उसका डब ऐसा आवाज़ आता है। फर्स्ट साउंड का हमने देखा लब, और सेकंड साउंड का डब आवाज़ आता है। फर्स्ट साउंड हमने देखा कि कब सुनाई देता है, जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज होते हैं तब। और ये जो सेकंड हार्ट साउंड होता है वो कब सुनाई देता है? जब सडन क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व होते हैं तब। ये कब कहाँ पे अच्छी तरह से सुनाई देता है? इट इज़ बेस्ट हर्ड एट फोर्थ राइट कॉस्टल कार्टिलेज फॉर एओर्टिक एंड सेकंड लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस फॉर पल्मोनरी आर्टरी। मतलब पल्मोनरी आर्टरी के लिए अगर हमें इसको सुनना है तो सेकंड लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस में हमें स्टेथोस्कोप को लगाना पड़ेगा, और एओर्टा के लिए अगर हमें सुनना है तो फोर्थ राइट कॉस्टल कार्टिलेज पे हमें स्टेथोस्कोप को लगाना होगा। और ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स कॉम्पिटेंस ऑफ सेमिलुनर वाल्व। सेमिलुनर वाल्व अच्छी तरह से काम कर रही है कि नहीं, इसको दिखाने का काम ये सेकंड हार्ट साउंड करता है। तो आगे हम थर्ड हार्ट साउंड के बारे में बात करेंगे। इट इज़ प्रेजेंट इन 60% ऑफ केसेस। 60% तक केसेस में इसे हम सुन सकते हैं। इसको अगर इसकी क्वालिटीज़ देखें तो ये सॉफ्ट रहता है, लो पिच्ड रहता है। और ये कब ऑकर होता है या कब प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, वाइब्रेशंस इन वेंट्रिकुलर मसल एंड वाइब्रेशंस ऑफ सेमिलुनर वाल्व्स वाइल क्लोजिंग। जब ये सब क्लोज होते हैं उस वक्त हमें थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देता है। और ये कहाँ पे बेस्ट सुनाई देता है? तो अपेक्स बीट के यहाँ पे ये बेस्ट सुनाई देता है। फोर्थ जो हार्ट साउंड होता है
इट इज़ वेरी रेयरली हर्ड, मतलब बहुत ही रेयरली इसे सुनाई जाता है। अगर हार्ट के अंदर कुछ एबनॉर्मल कंडीशन होती है उस वक्त ये हार्ट साउंड सुनाई देता है, दैट इज़ एबनॉर्मल हार्ट साउंड रहता है ये, उसे हम मरमर कहते हैं। तो मरमर के भी 3 टाइप्स होते हैं, प्री सिस्टोलिक, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। इसे आप एक बार पढ़ लो, प्री सिस्टोलिक, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ये 3 टाइप्स होते हैं मरमर के। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन ऑफ हार्ट। लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने देखा था कि हार्ट को न्यूट्रिशन या ब्लड सप्लाई जो आर्टरी करती है उसे हमने देखा था, उसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। न्यूट्रिशन ऑफ द हार्ट ऑकर्स थ्रू कोरोनरी आर्टरीज, मतलब हार्ट को न्यूट्रिशन देने का काम कोरोनरी आर्टरी करती है। कोरोनरी आर्टरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच एंड मार्जिनल ब्रांच। एंड लेफ्ट coronary artery is also divided into 2 parts, that is anterior interverticular branch and circumference branch। तो इस तरह से ये 4 टाइप्स हो जाते हैं टोटल, उसे आप एक बार बुक से देख लीजिए। आगे अब हम रेडियल पल्स के बारे में देखेंगे। उससे पहले हमें पल्स की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। तो पल्स इज अ वेव, पल्स एक तरह की वेव होती है, दैट इज ट्रांसमिटेड बाय इंक्रीज प्रेशर, वो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ट्रांसमिट होती है, विच पासेस अलोंग द आर्टरीज, वो आर्टरीज के अंदर पास होती है ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, मतलब हर एक हार्ट बीट में जो प्रेशर उत्पन्न होगा कहाँ पे, आर्टरीज में, उस वजह से एक तरह की वेव फॉर्म हो जाती है और वो आर्टरी के अंदर ही मूव होती है, उसे ही हम पल्स कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन फिर से पढ़ेंगे। पल्स इज अ वेव ट्रांसमिटेड बाय इंक्रीज प्रेशर विच इज पासेस अलोंग द आर्टरीज ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, मतलब हर एक हार्ट बीट में एक वेव पास होती है जो कि प्रेशर चेंज की वजह से उत्पन्न हुई है, उसे ही हम पल्स कहते हैं। रेडियल पल्स इज यूज्ड फॉर क्लिनिकल एग्जामिनेशन ड्यू टू इट्स सिचुएशन अगेंस्ट द बोन। दोस्तों हम जितने भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसमें रेडियल पल्स को देखते ही है। उसे रेडियल पल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो रेडियस बोन के वहाँ पे प्रेजेंट होती है, इस वजह से उसे रेडियल पल्स कहा जाता है। बहुत सारी क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम इस पल्स को देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद हम अपना डायग्नोसिस करते हैं। तो पल्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी कुछ डिसीज कंडीशन होती है जिनमें हमें वेनस पल्सेशन भी दिखाई देता है, और ये वेनस पल्सेशन हमें जुगुलर वेन के अंदर दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दिया है कि कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर जैसी कंडीशन रहती है CCF की, वहाँ पे वेनस पल्सेशन दिखाई देता है और वहाँ पे जुगुलर वेन में हम उसे देख भी सकते हैं। कैपिलरीज डू नॉट शो एनी पल्सेशन। दोस्तों जैसे हमने देखा कि रेडियल आर्टरी का पल्सेशन हम महसूस कर सकते हैं, उसी वक्त कुछ डिसीज कंडीशन लाइक CCF हम वेनस पल्सेशन भी देख सकते हैं जुगुलर वेन में, लेकिन कैपिलरीज के अंदर कभी भी किसी तरह का पल्सेशन हम नहीं देख सकते। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ पल्स में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके आधार पे हम पल्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि रेट, मतलब कितना है पल्स, जैसे कि 72 नॉर्मल रहता है। रिदम कैसा है, रेगुलर है, इरेगुलर है। कैरेक्टर में भी रेगुलरिटी हम देखते हैं, या फिर वहाँ पे वाटर हैमर पल्स जैसी कंडीशन रहती है, उसे भी हम देखते हैं। टेंशन मतलब प्रेशर कितना है, पल्स हमें में फील हो रही है नहीं हो रही है। और कंडीशन ऑफ आर्ट्रियल वॉल, आर्ट्रियल वॉल किस तरह से, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज है तो उस वक्त पल्स कैसी लगेगी, इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज है तो उस वक्त पल्स कैसी लगेगी। ये सारी कंडीशन पे हम पल्स को नोट डाउन करते हैं। नॉर्मल जो पल्स रहती है वो रहती है 70 to 80 पर मिनट। ठीक है, नॉर्मल पल्स रहती है 70 to 80 पर मिनट। और पल्स को जो रिकॉर्ड करता है मशीन, उसे हम स्पिग्मोग्राफ कहते हैं। रिकॉर्ड ऑफ द रेडियल पल्स इज डन बाय स्पिग्मोग्राफ। कॉमन वेरिएशन देखे जाते हैं पल्स के अंदर, जैसे कि टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, वो क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज इन पल्स रेट। पल्स रेट अगर किन्हीं कारणों की वजह से बढ़ जाती है, मतलब 100 के ऊपर चली जाती है, तब उसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं, उसमें पल्स रेट बढ़ जाता है। कंडीशंस लाइक फीवर, इमोशनल स्ट्रेस, आफ्टर मील, आफ्टर एक्सरसाइज, इंक्रीज BMR लाइक थायरोटॉक्सिकोसिस, ऐसी कंडीशन में टैकीकार्डिया जैसी कंडीशन, मतलब हार्ट रेट वहाँ पे ज़्यादा रहता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है ब्रैडीकार्डिया, मतलब हार्ट रेट जिन व्यक्तियों में कम होता है उस वक्त उस कंडीशन को हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। वहाँ पे डिक्रीज इन पल्स रेट होता है, और ये कहाँ पे दिखाई देता है, जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस वक्त ब्रैडीकार्डिया जैसी कंडीशन उत्पन्न होती है। और एट्रियल फिब्रिलेशन, किसी कारणों की वजह से,
मतलब कोई भी कारण हुआ उस वजह से अगर जो हमारे इम्पल्स जनरेटिंग नोड्स है उनमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। उस वक्त जो पल्स होती है वो 400 पर मिनट इस रेट से भागती है, तो पल्स रेट वहाँ पे बढ़ जाता है 400 पर मिनट के हिसाब से। तो तीन कंडीशन हमने देखी, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया एंड एट्रियल फिब्रिलेशन। नेक्स्ट जो कंडीशन है पल्सस अल्टरनेस, मतलब कभी पल्स हमें वीक लगती है या कभी स्ट्रांग लगती है, दैट इज हार्ट डिसीज। मतलब किसी को मायोकार्डियल इन्फर्क्शन का अटैक आ गया है समझो, तो उस व्यक्ति में हमें पल्स कभी स्ट्रांग लगती है कभी वीक लगती है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है वाटर हैमर पल्स। उसमें क्या होता है, कभी कभी पल्स हमें महसूस होती है कभी नहीं होती है। मतलब एओर्टिक रिगर्जिटेशन की कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति की हम पल्स देख रहे हैं तो उस वक्त हमें पल्स कभी कभी महसूस होती है और नेक्स्ट हमें हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे पल्स ही नहीं है, तो ये इसे हम कहते हैं वाटर हैमर पल्स। तो ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन या जो बैक फ्लो होता है हार्ट के अंदर उस वक्त ये कंडीशन हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है ब्लड प्रेशर। दोस्तों ब्लड प्रेशर के बारे में आपको पता ही होगा, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे यहाँ पे। तो उसकी डेफिनेशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ब्लड प्रेशर, इट इज़ द लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द यूनिट एरिया ऑफ वेसल वॉल्स ड्यूरिंग इट्स फ्लो। मतलब ब्लड जब फ्लो होता है उस वक्त वो लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करता है, कहाँ पे, वेसल वॉल पे, उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। सबसे पहले सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, इट इज़ द मैक्सिमम प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के वक्त जो मैक्सिमम प्रेशर रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर, इट इज़ द मिनिमम प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। मतलब मिनिमम प्रेशर रिकॉर्ड किया जाता है जिस वक्त हार्ट रिलैक्स होता है उस वक्त, जैसे कि डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। दैट इज़ द मिनिमम प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। और पल्स प्रेशर एक और एक कंसेप्ट है यहाँ पे। पल्स प्रेशर मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज नोन एज पल्स प्रेशर। मतलब समझो सिस्टोलिक प्रेशर है 120 और डायस्टोलिक प्रेशर है 80, तो पल्स प्रेशर क्या आएगा, 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40, दैट इज पल्स प्रेशर। तो आगे उसकी वैल्यूज हम देखेंगे एक एक करके। रेशियो ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर का एक रेशियो रहता है, दैट इज 3:2:1। मतलब 40, 80 और 120, ये उसका रेशियो रहता है। 3:2:1, इसे हमें याद रखना है, एमसीक्यू पूछ लेते हैं। द रेशियो ऑफ सिस्टोलिक टू डायस्टोलिक टू पल्स प्रेशर इज 3:2:1। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर रहता है इन बिटवीन 120 to 140 mm ऑफ एच जी। नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर रहता है 80 to 90 mm ऑफ एच जी। ये जो ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट से उसे हम कहते हैं स्पिग्मो मैनोमीटर, और इसकी जो मेथड रहती है वो रहती है पाल्पेटरी एंड ऑस्कल्टेटरी। ठीक है, मतलब हम हाथ से पल्स भी देखते हैं, पल्स देख के भी कर सकते हैं, या ऑस्कल्टेटरी मतलब विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप हम इसे काउंट कर सकते हैं। और ये जो बीपी रहता है किसी भी व्यक्ति का वो डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट पे और पेरिफेरल रेजिस्टेंस इन द ब्लड वेसल, तो उस पर ये ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। उसके दोस्तों ये जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है उसके बारे में अब हम देखेंगे। सबसे पहले वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ वेसल वॉल। वेसल वॉल की इलास्टिसिटी कैसी है, हार्ड है या इलास्टिसिटी है उसमें, उसके ऊपर हमारा ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है, या रेजिस्टेंस जो रहता है पेरिफेरल वो डिपेंड करता है। उसके बाद ल्यूमेन ऑफ द आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स का ल्यूमन कैसा है, उस वजह से अगर ल्यूमेंस कम होगा तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, ल्यूमन अगर नॉर्मल रहेगा तो प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, और वेलोसिटी ऑफ ब्लड, इन सारी चीज़ों पे पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। दोस्तों बीपी में भी हम देख सकते हैं कि कुछ फिजियोलॉजिकल वेरिएशन की वजह से बीपी अल्टर होता है, जैसे कि सिस्टोलिक बीपी जो रहता है वो विद द एज इंक्रीज होता रहता है। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसी सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ता रहता है। प्रेशर इंक्रीजेस आफ्टर मील, एक्सरसाइज एंड इमोशनल अपसेट। मतलब हमारा ब्लड प्रेशर कब बढ़ेगा, जब हमने खाना खाया है उसके तुरंत बाद बीपी बढ़ जाता है, या फिर या हमने एक्सरसाइज किया उस वक्त भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या कुछ इमोशनल अपसेट मतलब कुछ स्ट्रेस है या कुछ किसी से झगड़ा हुआ है उस वक्त भी हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। बीपी इज़ मोर इन मेल दैन फीमेल, मतलब मेल में बीपी ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स।
ड्यूरिंग स्लीप बीपी इज़ लोवेस्ट, जब हम सोते हैं उस वक्त जो बीपी रहता है वो सबसे कम रहता है किसी भी इंडिविजुअल का। दोस्तों हमने देखा कि सिस्टोलिक बीपी जो रहता है वो एज के हिसाब से बढ़ता रहता है, लेकिन पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे हाइपरटेंशन है उसमें हमें जो बीपी देखना होता है वो डायस्टोलिक देखना होता है, क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है कि डायस्टोलिक बीपी जो रहता है इट रिमेन्स मोर कांस्टेंट देन सिस्टोलिक, मतलब सिस्टोलिक की जगह पे डायस्टोलिक प्रेशर जो रहता है वो बहुत ही कांस्टेंट रहता है। उस वजह से जब किसी व्यक्ति में हम हाइपरटेंशन की कंडीशन देखते हैं तो वहाँ पे हम डायस्टोलिक प्रेशर को ही काउंट करते हैं। तो अगर डायस्टोलिक प्रेशर समझो 90 टू 100 के बीच में है तो उसे हम माइल्ड बीपी कहेंगे। मॉडरेट कंडीशन में 100 टू 110 mm ऑफ Hg रहेगा तो उस व्यक्ति को मॉडरेट हाइपरटेंशन रहेगा। और सीवियर कंडीशन कब रहेगी, जब उस व्यक्ति का डायस्टोलिक प्रेशर मोर देन 110 mm ऑफ Hg हो जाता है, उस वक्त वो व्यक्ति को हाइपरटेंशन की तकलीफ है या हाइपरटेंशन की बीमारी है ऐसे हम बोल सकते हैं। दोस्तों हाइपरटेंशन के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन मतलब क्या उसे हम समझेंगे। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है दोस्तों, तो इसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है कि क्यों होता है। ये जनरली देखा जाता है कि जो फॉल्टी लाइफस्टाइल हम जीते हैं उन वजह से ये बीपी राइज होते रहता है, ठीक है। इडियोपैथिक एंड नो स्पेसिफिक कॉज कैन बी फाउंड इन प्राइमरी हाइपरटेंशन। इट में डेवलप ड्यू टू फॉल्टी लाइफस्टाइल, मतलब रात को जागना, बाहर का खाना खाना, स्ट्रेस में रहना, इन चीज़ों की वजह से ये प्राइमरी हाइपरटेंशन बढ़ता है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो रहता है इट इज़ ड्यू टू डिसऑर्डर्स ऑफ सिस्टम्स लाइक किडनी डैमेज और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। तो सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन रहता है वो कुछ डिसीज कंडीशन की वजह से उत्पन्न होता है, जैसे कि किडनी डैमेज हो गई है उस वजह से आने वाला हाइपरटेंशन, या फिर एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ डिसफंक्शन हो गया है उसका, तो उस वजह से आने वाला हाइपरटेंशन। इस तरह से दो कैटेगरीज में हाइपरटेंशन को डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम रुकेंगे। थैंक यू।